नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। गद्य खंड में महादेवी वर्मा का लिखा हुआ भक्तिन, जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, रजिया सज्जाद जहीर नमक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये पाठ इस बार बोर्ड की कक्षाओं में आएंगे और जो पाठ हटा दिए गए हैं वो हैं विष्णु खरे का लिखा हुआ चार्ली चैपलिन यानी हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष के फूल। ये दो पाठ गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। बाकी के सभी पाठ हरियाणा बोर्ड की कक्षा में परीक्षा में आएंगे। तो आइए उनके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर एक दोहराई कर लेते हैं। भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। लेखिका के अनुसार भक्तिन की कहानी कैसी है? अधूरी है। भक्तिन पाठ किस विधा में रचित है? क्या विधा है इसकी? ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। महादेवी का जन्म कब हुआ? 1907 में। महादेवी अपने परिवार में किस बात के लिए विख्यात थी? पशु पक्षियों से उसे बहुत प्यार था। पशु पक्षी पालन के लिए। सी ऑप्शन सही है। लेखिका महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता? सिर घुटाना। लक्ष्मी इस पाठ की पात्र है और वो हर वीरवार को अपना सिर मुंडा लेती थी, बाल कटवा लेती थी। उसे कहते हैं सिर घुटाना, जो महादेवी वर्मा को कभी अच्छा नहीं लगता था। लेखिका के अनुसार भक्तिन क्या नहीं बन सकी? वो सत्यवादी नहीं बन सकी। लेखिका महादेवी वर्मा की हिरनी का क्या नाम है? सोना। उन्होंने एक हिरनी पाल रखी थी, उसका नाम सोना रखा हुआ था। भक्तिन किससे डरती है? भक्तिन कारागार से डरती है। कारागार होती है जेल। भक्तिन सेवा भाव में किससे स्पर्धा करने वाली थी? महादेवी वर्मा इस पाठ में बताती है कि भक्तिन हनुमान से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? असली नाम क्या था उसका? लक्ष्मी असली नाम था। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? उसके गांव का नाम था झूसी। महादेवी जी को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्म भूषण। लक्ष्मण को भक्तिन का नाम किसने दिया था? महादेवी ने। भक्तिन असली नाम उसका लक्ष्मी था। वो गले में अपने कंठी माला धारण करती थी और वस्त्र उसके साधुओं का सा भेष यानी वस्त्र पहनती थी सफ़ेद। तो इसलिए महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। यानी गृहस्थ और वैराग्य का सम्मिश्रण था भक्तिन में, इसलिए उसका नाम भक्तिन रख दिया गया था। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मान पूर्ण। खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। पति के मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 वर्ष की थी वह। भक्तिन के जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन के लिए किसे बुलाकर लाया था? साले को। भक्तिन का दामाद सारा दिन क्या करता रहता था? वह तीतर लड़ाता रहता था। जमींदार का लगान न पहुंचने पर किसे बुलाया गया था? यहाँ पर भक्तिन को बुलाया गया था। भक्तिन नगर में क्यों आई? वो पैसे कमाने के लिए आई थी।
भक्तिन की लड़कियों को खाने में क्या मिलता था? चना बाजरा की घुघरी, उबला हुआ चना बाजरा उन्हें दिया जाता था। भक्तिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? जब वो 5 वर्ष की थी। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? उसके गले में कंठी माला को देखकर। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ था? गौना होता है ससुराल भेजना। उसे 9 वर्ष की उम्र में ससुराल भेज दिया गया था। लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन कौन है? भक्तिन है। कौन बिना पढ़े ही पढ़ने वाले की गुरु बन बैठी थी? भक्तिन। कारागार से वैसे डरती है जैसे यमलोक से। यह पंक्ति किसके बारे में कही गई है? वो भक्तिन के बारे में कही गई है इस पाठ में। आगे देखिए दूसरा पाठ, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? वो अपनी पत्नी के साथ गया था। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन बेचने वाले को अकिंचित कर कहा है। इसका मतलब क्या है? अर्थहीन। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? उसने इसमें रूप का जादू कहा है। भगत जी काला नमक और जीरा किस चौक से खरीदते थे? चांदनी चौक से खरीदते थे। भगत जी प्रतिदिन चूरन बेचकर कितने आने कमा लेते थे? वो 6 आने कमा लेते थे। चूरन बेचने वाला भगत कैसा व्यक्ति है? एक संतोषी व्यक्ति है। बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? आंख के माध्यम से काम करता है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? इस पाठ में संयमी कहा गया है। इनमें से कौन सा गुण यदि मनुष्य के पास हो तो वह परमात्मा के समान महाशून्य बन सकता है? उत्तर सही है, मन का बंद रहना। मन को बंद करने के प्रयास में मन विराट की जगह कैसा हो जाता है? शूद्र हो जाता है। बाजार दर्शन के लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1905 में। बाजार की असली कृतार्थता किस में है? आवश्यकता के समय काम आना। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसे होता है? मूक होता है। बाजार से अधिक सामान खरीदने को किसकी गर्मी विवश करती है? सही ऑप्शन क्या होगा? सी, पैसे की। चूरन बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारा करते थे? उसे भगत जी कहते थे। बाजार दर्शन के अनुसार कौन एक की हानि में अपना लाभ देखता है? सही उत्तर क्या होगा? ग्राहक व्यापारी, बी ऑप्शन। कपट के बढ़ने से क्या घट जाता है? कपट के बढ़ने से सद्भाव घट जाता है। सद्भाव के विनाश से क्या नहीं रह जाता? भाईचारा। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पैसा पावर है। जैनेंद्र जी ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या बताया है? अनीति शास्त्र कहा है उन्होंने। तो लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं, वे साथ ही किस दोष को भी बढ़ा देते हैं? वो कपट को बढ़ा देते हैं। समय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति का कौन सा गुण प्रमाणित होता है? निर्बलता। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है ये पाठ, काले मेघा पानी दे। आगे देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है? यह है संस्मरण। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 में। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? धर्मयुग।
डॉक्टर धर्मवीर भारती को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री। आगे देखिए, काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। लेखक ने इंद्रसेना को क्या नाम दिया था? मेंढक मंडली। जन्माष्टमी पर लेखक बचपन में 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता रहता था? पंजीरी। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती थी? इंद्रसेना के। गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था? इंद्रसेना। जीजी किन महाराज की बात करती थी? गांधी महाराज की बात किया करती थी। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक के बचपन के कैसे संस्कार थे? राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी या आर्य समाजी? सही उत्तर क्या होगा? आर्य समाजी। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? इंद्र। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, किसका कथन है? जी का कथन है ये। आगे देखिए, लेखक इंद्रसेना के कार्य को कैसा मानता था? कैसा मानता था? अंधविश्वास मानता था। कीचड़ से लथपथ किशोर मंडली पर लोग क्या फेंकते थे? पानी फेंकते थे। खेत में 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए किसान कितना गेहूं खेत में बीजता है? 5-6 सेर। काले मेघा पानी दे के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? उपमंत्री का पद दिया गया। अब आगे 70 नंबर पर प्रश्न देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया था? कौन सी सभा थी? कुमार सुधार सभा। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और विज्ञान। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? दस्तपा के नाम से पुकारा जाता है। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? उसने मठरी डाली थी। काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता है? ये मेंढक मंडली। पहलवान की ढोलक पाठ के रचयिता कौन है? अगला पाठ आ गया ये फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी है पहलवान का ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1921। ए ऑप्शन इसमें सही है। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथा साहित्य के लिए विख्यात हैं? आंचलिक। आंचलिक होते ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियां वो लिखा करते थे, इसलिए वो आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1977 को। पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह पहलवान किस आयु में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी सास ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। जीते रहो बहादुर, ये कथन किसका है? राजा साहब का। फणीश्वर नाथ के किसी एक प्रमुख उपन्यास का नाम क्या है? बताओ। गोदान, निर्मला, सिंदूर की होली, मेला आंचल। उनका लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1.5 हाथ का। लोग कहते थे कि पहलवान का कलेजा 1.5 हाथ का है। लुट्टन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर के मेले में गया था। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? वो सर्दी का मौसम था। कहानी शुरू होती है, उसमें ही पहली ही पंक्ति है जाड़े के दिन। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का असली नाम क्या था? चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? श्यामनगर में। लुट्टन पहलवान के कितने बेटे थे? 2। लुट्टन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई थी? वो लोगों से बदला लेने के लिए। धारोषण दूध पीता था,
कसरत करता था, उसका शरीर पहलवान जैसा बनता चला गया था। लुटन ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? उसका नाम क्या था? काला खां। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है? वो कहता था आली। चांद सिंह किस तरह लुटन पर टूट पड़ा था? शेर की तरह, हाथी की तरह, बाज की तरह या सांप की तरह? वो बाज की तरह। सी। पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया था? वो दोनों को उठाया उसने और नदी में बहाकर आ गया था। पहलवान किसे अपना गुरु मानता था? पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। लुटन पहलवान कितने वर्ष तक अजेय रहा था? 15 वर्ष तक। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक का नाम विष्णु खरे है और विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ अब की बार हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इसके प्रश्न उत्तर हम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। अगला पाठ है नमक रजिया सज्जाद जहीर। 122 नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी सन 1917। रजिया सज्जाद जहीर का निधन कब हुआ? 18 दिसंबर सन 1979। रजिया सज्जाद जहीर किस भाषा की लेखिका थी? उर्दू में कहानियाँ ये लिखा करती थी। रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में कब हो गई थी? 1965। सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? मुहर्रम एक त्यौहार होता है, मुस्लिम त्यौहार, उसका इस कहानी में जिक्र आया है। सफिया किस धर्म को मानती थी? सफिया मुस्लिम धर्म को मानती थी। सफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? वो पाकिस्तान में लाहौर जा रही थी। हमारा वतन तो लाहौर ही है जी, ये कथन किसका है? ये सिख बीबी का कथन है। सफिया ने बादामी कागज़ की पुड़िया में क्या बंद कर रखा था? उसने लाहौरी नमक बंद कर रखा था। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। वाकई में सफिया ने अपनी माँ किसे कहा? सिख बीबी को कहा। एक देश से दूसरे देश क्या चीज़ लेकर जाना गैर कानूनी है? नमक। संतरे और माल्टे को मिलाकर कौन सा फल तैयार किया जाता है? कीनू। पाकिस्तान कस्टम अफसर के अनुसार उसका देश कहाँ है? दिल्ली। क्या चीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? किन्नू। सफिया कहाँ की रहने वाली थी? वो लखनऊ की रहने वाली थी और लाहौर गई थी अपने भाइयों से मिलने। कितने सगे भाई हैं पाकिस्तान में उसके? 3। कस्टम अधिकारी सुनील गुप्ता को उसके बचपन के किस अवसर पर पुस्तक भेंट की थी? जब उसका जन्मदिन था। कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने अपना वतन किसे माना? ढाका को वो अपना वतन बता रहे थे इस कहानी में। सफिया का दिल्ली तक का रेल किराया किसने दिया था? उसके भाई ने। सुनील दास गुप्त को सालगिरह पर उसके मित्र ने पुस्तक भेंट की थी। कौन से सन में? 1946 में। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था इस कहानी में? सुनील दास गुप्त। 2 चाय लाओ अच्छी वाली नमक कहानी में कस्टम अधिकारी ने दूसरी चाय किसके लिए मंगवाई थी? सफिया के लिए। अमृतसर में सफिया के सामान की जांच करने वाले नौजवान कस्टम अधिकारी बातचीत और सूरत से कैसे लगते थे? बंगाली लगते थे। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह उक्ति किसने कही? सफिया ने। सफिया का भाई किस विभाग में काम करता था? पुलिस विभाग में काम करता था। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? वो अपने भाइयों के पास गई थी। हिंदुस्तानी नौजवान कस्टम अफसर कहाँ का रहने वाला था? वह ईस्ट बंगाल का रहने वाला था। शिरीष के फूल नामक निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है शिरीष के फूल
ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम से इस बार हटा दिया गया है, तो इसके प्रश्न उत्तर भी हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए, अगला जो पाठ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, 174 नंबर का प्रश्न आप देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से था? अस्पृश्य समुदाय से। डॉक्टर भीमराव की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। उच्चतर शिक्षा के लिए वे कहाँ गए थे? वो न्यूयॉर्क गए थे। बड़ा होने पर डॉक्टर अंबेडकर का किस समाज से मोह भंग हो गया था? हिंदू समाज से। डॉक्टर अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म को अपनाया था? उन्होंने अपनाया था 12 अक्टूबर 1956 को। तो सही उत्तर होगा सी। डॉक्टर अंबेडकर किस कवि से प्रभावित हुए थे? वो कबीर दास से प्रभावित हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे वो। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक लेबर एंड पार्लियामेंट्री किस वर्ष प्रकाशित हुई? सन 1943 में। समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने उसे लोकतंत्र कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? समता को। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? सही उत्तर होगा पैतृक पेशा। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसको मिश्रण की भांति बताया है? दूध और पानी। जाति प्रथा के पोषक लोग किन जातियों से संबंधित है? उच्च जाति। लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? वो है आर्थिक। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? उसे निष्क्रिय बना देती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? समता। लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों का अभाव नहीं है? जाति प्रथा के पोषकों का अभाव नहीं है। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? हिंदू धर्म। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? एक आदर्श समाज कहा है। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होता है? उसमें कुशलता नहीं आ पाती है। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनाना चाहिए? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं बनाना चाहिए। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। समाज को किस दृष्टिकोण से 2 वर्गों में बांटना अनुचित है? मानवतावादी। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किस प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी का। तो इस तरह से सभी गद्य खंड के पाठों का बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों की अच्छे से दोहराई हो गई होगी। धन्यवाद।